वेलकम टू मेडजियो क्लासेस। हम लोग ने ज्योमेट्री के 3 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए थे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। एंगल्स अबाउट अ लाइन या पैरेलल लाइंस के में कैसे जो है एंगल्स बनते हैं, और पॉलीगन के अंदर, रेगुलर पॉलीगन्स के अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं। फिर सेकंड चैप्टर में हम लोग ने सर्कल्स और सर्कल्स के टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो सर्कल और सर्कल का टेंजेंट जो है वो जो है आपके एक जो है चैप्टर हो जाता है, जिसको हम लोग ने पढ़ा। फिर तीसरा चैप्टर हम लोग के ट्रायंगल था, ट्रायंगल को हम लोग ने पढ़ा। और अब हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखिए बहुत लिमिटेड थ्योरम्स हैं इसमें, 2-4 ही थ्योरम है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। और इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ कॉमन होते हैं, आपको मेंसुरेशन में भी मिलेंगे और यहाँ पर भी मिलेंगे। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन निकल आएंगे जैसे मान लीजिए जो फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो कुछ थ्योरम पर बेस्ड है। तो जो क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस आपको एक तरह से जो यहाँ पर आप करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ थ्योरम तो करेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से भी करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यही क्वेश्चंस आपके जो फॉर्मूले वाले हैं वो आपके फिर से जो है मेंसुरेशन जब आप पढ़ेंगे तो फिर से ये आ सकते हैं। तो ये दोनों जगह कॉमन पोर्शन है, इसलिए जो है आपके दोनों जगह ये क्वेश्चंस मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग चौथा चैप्टर जो है क्वाड्रिलेटरल का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में जो एक तरह से हम लोगों का क्वेश्चन था वो ये था कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह के थे कि जो कि आपके थ्योरम्स पर बेस बनते हैं, और 2-3 थ्योरम बहुत मेन थे। उसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक तो था कि जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कोई ट्रायंगल का थ्योरम था कि अगर एक बेस लेकर के और 2 पैरेलल लाइंस के बीच इतने ट्रायंगल्स को बनाए, इन सब का एरिया क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह से थ्योरम नंबर 2 था, किसी एक बेस को लेकर के, एक बेस लेकर के अगर हम किसी चतुर्भुज को बनाएं, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, एक ये बना लें या एक ऐसे बना लें, तो ये भी जो है आपके पैरेललोग्राम हो गया। तो इस तरह के पैरेललोग्राम जो बनते हैं समानांतर चतुर्भुज, इन सबके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग देखा था, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण अगर हम जोड़ दें तो 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप ये कहेंगे कि जो आपका चतुर्भुज है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया डायगोनल से, तो डायगोनल उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है पैरेललोग्राम को। इसलिए ऐसी कंडीशन में जो चतुर्भुज का हाफ पोर्शन होता है वो ट्रायंगल होता है। इसलिए अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो थ्योरम ये बनता है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में अगर हमने एक सेम बेस ले लिया, एक हमने पैरेललोग्राम बना दिया और एक हमने ट्रायंगल बना दिया, तो पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का रिलेशन क्या होगा कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो 2 टाइम्स होगा ट्रायंगल से, ट्रायंगल का दुगना होगा पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। और एक थ्योरम हम लोगों ने चक्रीय चतुर्भुज का देखा था। चक्रीय चतुर्भुज में हमने आपको क्या बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आपके थ्योरम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज किसको कहा जाता है, ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स वृत्त की परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर आए, तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या थे, आमने सामने के कोण संपूरक थे, सप्लीमेंट्री थे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी, ये क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। तो ये आपके चक्रीय चतुर्भुज का थ्योरम होता था, और इसी पर बेस्ड आपके चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इन थ्योरम्स पर बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है आपके फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कि 2 सर्कल हैं चित्र में, 2 वृत्त एक दूसरे को P तथा Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि QAD 80 डिग्री है, QAD 80 डिग्री है, ADP 70 डिग्री है, तो BCP का मान निकालना है। तो इसको जो है आपके बड़ा करके बना लें डायग्राम। इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें।
जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और पी क्यू ये है, तो ये है ए बी सी डी और ये है पी क्यू। ये एंगल दिया है 80 डिग्री और ये एंगल दिया है 70 डिग्री। 80 और 70 डिग्री एंगल जो निकालना है आपको BCP, ये एंगल निकालना है, ये कैलकुलेट करना है कि कितना एंगल होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है ये एंगल। अब देखिए अगर हम ये ज्वाइन कर दें, कंस्ट्रक्शन कर लें, तो आप देखेंगे AQPD ये जो है इस वृत्त का चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसलिए इसके सामने और इसके सामने के ये दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक। तो ये कोण अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110। ये स्ट्रेट लाइन है, 110 डिग्री अगर ये है तो ये 70 हो जाएगा। अब QBCP ये क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए आमने सामने के कोण क्या होंगे, संपूरक होंगे, इसलिए 110 डिग्री ये हो जाएगा। तो इसलिए एंगल BCP का जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने के कोण 180, तो ये अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये क्या है 110 अगर ये है तो 70 रिमेनिंग ये हो जाएगा। अब ये कोण और ये कोण क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण है, संपूरक कोण होने की वजह से 70 अगर ये है तो 110 डिग्री आपके ये हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को निकालना था, तो इसलिए आंसर क्या होगा 110 डिग्री। तो ये एंगल 110 डिग्री, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि चतुर्भुज ABCD में कोण A तथा B के द्विभाजक O पर मिलते हैं तो एंगल AOB बराबर है। AOB को या तो AB के टर्म्स में या CD के टर्म्स में आपको निकालना है। तो ये छोटा डायग्राम पहले यहां बना लें, फिर उसके बाद इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ABC ये है। अब ये कह रहा है एंगल A और B के बाइसेक्टर, एंगल A और B के बाइसेक्टर O पर मिलते हैं। तो आपने थ्योरम पढ़ा था कि इंटरनल बाइसेक्टर किस पे मिलते हैं, एंगल BOC का मान कितना हो जाएगा, एंगल BOC का मान जो है 90 प्लस A/2। तो ये क्या है, एंगल BOC जो आपको निकालना है वो इसमें बस ये है कि A और B का बाइसेक्टर है तो AOB हो जाएगा, नाम से बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ये है AB का बाइसेक्टर है तो AOB, एंगल AOB ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 90 प्लस A/2, ये वैल्यू हो जाएगी। और हमें ये पता है कि A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C तो जो है आपके बराबर होता है किसके, 90 डिग्री। तो ये थ्योरम हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, ट्रायंगल में। ये थ्योरम हम लोग ने यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहे थे। हमें यही चीज लगाना है किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। तो जब हम क्वाड्रिलेटरल में इसी चीज को लगाते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट्स आपके बदल जाते हैं। तो ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था ये हमने आपको एक तरह से रिवीजन के तौर पे बता दिया कि AOB अगर इस तरह से निकालना होता था तो हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल लेते थे, A/2। और अगर हो सकता है कि एंगल जो है आपके B और C के टर्म्स में अगर जो है वैल्यू दी रहे तो आप B और C के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि AOB के बराबर हो जाएगा एंगल C/2। तो ये ट्रायंगल पर बेस्ड है, लेकिन हमें आना है किस पर, ABCD चतुर्भुज पर।
चतुर्भुज में तो चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल बाइसेक्टर ए और बी ए ओ बी पर मीट करता है। तो चतुर्भुज अगर हमने बनाया ए बी सी डी, कोई भी हम चतुर्भुज बना दें, कह रहा है एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, ये दोनों कहां मिलेंगे? इस जगह मिलेंगे। और ये जो एंगल होगा ये आपको निकालना है। तो इसमें भी जैसे ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट बना है, सेम यही कॉन्सेप्ट यहां भी बनेगा। अब देखिए, अगर ये बाइसेक्टर है, ये एंगल ए है, तो a/2 ये हो गया, a/2 ये हो गया। इसी तरह एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो b अगर एंगल ये है तो b/2 ये हो गया और b/2 ये हो गया। तो अब अगर हम AOB को निकालेंगे तो a/2 b/2 को माइनस कर देंगे 180 में से। तो पहली चीज तो ये निकली कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर किसके होता है? 360 के होता है। पहली चीज तो ये समझ में आई। दूसरी चीज फिर वही कॉन्सेप्ट AOB का निकालें अगर हम लोग, बराबर किसके हो जाएगा? 180 माइनस a/2 प्लस b/2। a/2 और b/2 ये दोनों एंगल आप माइनस कर दीजिए तो ये एंगल आ जाएगा। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस a प्लस b/2। अब या तो आंसर इस तरह से है, ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है। अगर ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है तो ए बी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 360 माइनस सी माइनस डी। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस सी माइनस डी। तो लिखेंगे 180 ए प्लस बी की जगह ये रखेंगे माइनस 360 माइनस सी और ये इधर जा रहा है, माइनस साइन हो रहा है और इसमें से आपको जो है इसको माइनस करना है /2। जब इसको माइनस करेंगे तो अब आप देखेंगे तो 180 माइनस 360/2 कितना हो जाएगा? 180। तो 180 माइनस 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c प्लस डी बाय 2। तो c प्लस डी बाय 2 ये आपका आंसर होगा, जो कि ए वाला आंसर हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल में भी जैसे ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता था, तो इसलिए वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। यहां पर क्या है, फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि कॉन्सेप्ट वही लिया जाएगा, ए बी की जगह सी डी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। अगर ए बी के टर्म्स में आता आंसर, जैसे ये भी एक आंसर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ए बी के टर्म्स में ये दो आंसर दिए हैं, क्या इससे मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने सी और डी में इसको कन्वर्ट किया। तो आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। अब डिपेंड करेगा ये आंसर दिया जाएगा या ये दिया जाएगा। तो दो में से कौन सा दिया जा रहा है? सी प्लस डी बाय 2 दिया जा रहा है। फिर समझ लीजिए, जैसे हमने कहा ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो अगर हमने कहा एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, ये ओ पर मिल रहे हैं, तो ये हो गया a/2, ये हो गया b/2। ये एंगल आपको निकालना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 के। ये आपने बनाया। अब कंडीशन लगा दीजिए कि एंगल AOB, बस आपको एक बार फिर से हम करके दिखा रहे हैं कि जैसे सारी चीज क्लियर रहे। AOB जैसे किसी त्रिभुज का टोटल क्षेत्रफल 180 होता है, तो 180 में से आप इसे माइनस कर दीजिए a/2 और b/2, तो a/2 प्लस b/2। तो पहला आंसर तो ये आया। अब इसको आप चेक करिए कि चार विकल्प में है कि नहीं है।
नहीं है, क्योंकि ए बी के टर्म्स में दो आंसर दिए हैं, दोनों नहीं है। ये a प्लस बी दिया है, a प्लस बी बाई 2 दिया है, तो दोनों नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। जब ये आंसर नहीं है तो ए बी की जगह सी डी आ गया है, तो ए बी की जगह हम सी डी सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें। तो अब सी डी जब सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो अब a प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे, 360 माइनस सी माइनस डी, इसी जगह पे रख दें। तो 180 माइनस ये हो जाएगा 360 माइनस सी एंगल सी माइनस एंगल बी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2, जिसमें से ये दोनों कैंसिल हो करके क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी बाई। अब जो भी आंसर दिया हो ए बी के टर्म्स में दिया हो या सी डी के टर्म्स में, दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ई पर काटे तो त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होगा, कितना गुना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए पैरेललोग्राम है, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, पैरेललोग्राम हो गया। ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी डी ये बनाया। एरिया ऑफ बीसीई, बीसीई ई कहां पे आ रहा है, दोनों डायगोनल्स के कट करने वाले पॉइंट पे। ए सी एक डायगोनल है, बी डी दूसरा डायगोनल है, जहां पर ये कटिंग पॉइंट है इसको ई एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये ई है। अभी कह रहा है कि ट्रायंगल बीसीई का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वो कितना होगा। अब देखिए बेस अगर हम देखें और इसकी लंबवत ऊंचाई, ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर मिलेगा तो इसलिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लंबवत ऊंचाई सेम होगी, इसलिए h ये है तो h ये हो जाएगा। अब जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट से। बेस और सामने वाले भुजाओं के बीच में जो लंबवत ऊंचाई है, तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसलिए हमें क्या निकालना है, हमें बीसीई का क्षेत्रफल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एबीसीडी। तो त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू चतुर्भुज एबीसीडी। अब हाफ बेस कितना है, बी है त्रिभुज का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट एच ये हो गया। लेकिन इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेस बी है और लंबवत ऊंचाई 2h, तो b इंटू 2h है, जिसमें आप देखेंगे बी एच कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, इसलिए ट्रायंगल बीसीई का जो क्षेत्रफल वो 1/4 हो जाएगा एबीसीडी की। यही निकालना था, इसलिए 1/4 टाइम्स जो है आपके क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज बीसीई का, जो चतुर्भुज एबीसीडी के टर्म्स में हम लोग निकालेंगे। फिर समझ लीजिए, आसान है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पैरेललोग्राम है, ये भुजा इसके बराबर है, जो विकर्ण है एक दूसरे को ई पर कट कर रहा है, मान लीजिए ए बी सी डी ये है, ई ये है। जहां ये कट करेगा पैरेललोग्राम में तो ये हाइट सब जो है आपके ये हाइट और ये हाइट बराबर हो जाएगी त्रिभुज की, तो h और h ये आपके हाइट होगी, ये पैरेललोग्राम में बनेगा और बेस आपका b हो जाएगा। तो हमें जो रिलेशन निकालना है वो हमने आपको बताया कि ट्रायंगल BCE का और ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल
ABCD का। BCE में हमने आपको बताया क्या है, बेस ये है, परपेंडिकुलर हाइट ये है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट ये हो गया। फिर BCD में क्या है, बेस इंटू 2h, तो B इंटू 2h ये हो गया, H B कैंसिल कर दिया, ये 1/4 हो गया, तो 1/4 हो गया किसका, ABCD का। तो इसलिए आंसर 1/4 टाइम्स हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक चक्री समलंब चतुर्भुज ABCD का एंगल ABC 52 डिग्री है। यदि BC और AD समानांतर है तो BCD का मान होगा। एक चक्री समलंब, चक्री चतुर्भुज है इसलिए सर्किल के अंदर बना रहे हैं, समलंब है, ट्रेपीजियम है, जिसमें BC AD के पैरेलल है। ABCD ये BC इज पैरेलल टू AD, AD के पैरेलल है BC, ये दिया जा रहा है। एंगल ABC 52 डिग्री है, ये 52 डिग्री है, 52 डिग्री। तो कह रहा है BCD निकालना है, BCD की वैल्यू ये निकालना है, कितना होगा। देखिए पहली चीज तो ये है कि जो एंगल है अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इसी के बराबर निकलेगा, तो उसका जो आपके रीजन है वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले तो हम चक्री चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट लगाएं। चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, तो एंगल D की जाएगी, एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 52, 52 को माइनस कर दें 180 में से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 128 डिग्री, ये आ गई 128 डिग्री। अब ये देखिए C बन रहा है, जब C का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पैरेलल है, ये D है, ये C है, ये एंगल क्या हुए, सप्लीमेंट्री हुए, तो ये जो आपके एंगल है 180 डिग्री, इनका योग होगा। तो इसलिए इस एंगल की बात करें अगर हम थीटा और ये 120, तो थीटा प्लस 120 128 इक्वल्स टू 180 के, इसलिए 128 इधर माइनस करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 552 डिग्री। तो दो थ्योरम यूज किए गए हैं, पहला चक्री चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहां पर ये कह रहा है ये साइक्लिक ट्रेपीजियम है, चक्री जो है आपके ट्रेपीजियम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर ये बोल रहा है कि जो BC है वो AD के पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो एक तो चक्री है, दूसरा ये पैरेलल है। पैरेलल होने से जो आपके दोनों को इंटीरियर एंगल्स बनेगा, तो को इंटीरियर एंगल का योग जो होता है C का फॉर्मेशन हो रहा है, 180 डिग्री होता है दोनों का योग, इसलिए 128 प्लस थीटा बराबर 180 के करेंगे तो थीटा की वैल्यू दैट इज 52 आ जाएगी ये भी, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में फिगर में x का मान क्या होगा। x की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितनी होगी और बाकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसको अगले पेज पे बड़ा बना दें। ABCD ये है, E एक्सटेंडेड है, x निकालना है, ये 100 डिग्री, ABCD ये E है,
x है और ये है 100 डिग्री दिया गया है। पहली चीज तो ये है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होने का मतलब आमने सामने के जो एंगल हैं वो 180 डिग्री होंगे। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज का थ्योरम लगा करके। और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री के हो जाएगा, जिससे x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 100 निकल आएगी। x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 80 100 डिग्री, इसलिए x की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री है। तो इसलिए इसमें भी वही चक्रीय चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। 100 ये 80 ये, तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से 100 डिग्री ये निकल आएगा। तो इसलिए a की वैल्यू, a ऑप्शन हो जाएगा x का मान निकालने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। एंगल ADC 150 डिग्री है, BAC का मान निकालना है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB जिसमें से इसका व्यास है, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, तो AB को व्यास बनाना है, AB फिर CD, ये व्यास है, डायमीटर ABCD। ADC जो है 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री दे रहा है। और BAC की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि ये वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो आपके होते हैं उनको हम लोग कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि जो भी हमारे एंगल का फॉर्मेशन होता है वो चक्रीय चतुर्भुज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो है आपके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री आपके हुआ करते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कह रहा है कि एंगल BAC की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। BAC, सॉरी ये नहीं है, BAC जो है वो ये एंगल होगा, ये एंगल, ये मान लें। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, देखिए दो थ्योरम हम लोग इस्तेमाल करेंगे और दो थ्योरम की हेल्प से आपको थीटा निकल आएगा। तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लें। A B ये है, C ये है, D ये है। ये एंगल थीटा आपको निकालना है और ये एंगल दिया है 150 डिग्री 150, यही चीज दी हुई है 150 ADC या BAC निकालना है आपको, BAC निकालना है। और ये क्या है, व्यास है। अगर आप ध्यान दें पहला थ्योरम क्या है, व्यास से परिधि पर डाला गया कोण क्या होता है 90, तो डायमीटर से जो भी एंगल पड़ रहा है ये 90 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी वजह से ये दोनों आमने सामने के कोण संपूरक होंगे। संपूरक होने की वजह से ये क्या हो गया 30 डिग्री ये हो गया। 30 ये है, 90 ये है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। तो पहली चीज क्या हुआ, पहली चीज ये हुआ कि सामने सामने के कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज होने की वजह से संपूरक होगा, तो 150 ये है तो 30 ये हो गया।
और दूसरी चीज व्यास है, व्यास से परिधि पर डाला गया कोण 90 है, 90 ये 30 ये, थीटा निकाल लेंगे तो 60 निकल आएगा। थीटा प्लस 30 प्लस 90 बराबर 180 है, इसलिए थीटा बराबर 120 माइनस कर देंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, इसलिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है इसमें। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका 60 डिग्री, दैट इज ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि E और F समानांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाएं क्रमशः DC और AD पर अवस्थित कोई दो बिंदु हैं तो क्या प्रूव होता है, ये आपको देखना है। तो एक पैरेललोग्राम पहले बना लें। A B C D ये बनाया, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है। अब कह रहा है EF समानांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाएं क्रमशः DC और AD पर अवस्थित दो बिंदु हैं। तो DC पर कोई भी बिंदु E कहीं पर भी मान लीजिए, क्योंकि कुछ दिया तो है नहीं, E मान लिया। और AD पर कहीं पर भी मान लीजिए, ये दिया है, सपोज कर लीजिए F। तो कह रहा है क्या सत्य है, ये आपको देखना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें चारों विकल्प को आपको चेकिंग करनी होती है और ये देखना होता है कि क्या कोई थ्योरम लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे ए कह रहा है BF प्लस CF बराबर AE प्लस BE। तो BF प्लस CF प्लस CF बराबर AE प्लस BE। तो भुजाओं का योग कह रहा है कि BF और FC जो है ये क्या बराबर है AE और EC के। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पॉइंट को चेंज करेंगे वैसे वैसे BF और FC का मान चेंज होता जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई थ्योरम ही नहीं है, इसलिए ए वाला जो है आंसर नहीं हो सकता। दूसरी चीज AE BF के बराबर है, AE BF के बराबर है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि F का कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं है, E का कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं है। F आप यानी यहाँ रखा, अभी यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं पर भी बना देंगे। ये तो वेरिएट कर रहा है ना, लंबाई चेंज कर रही है, तो फिक्स तो है नहीं, इसलिए ये भी जो है कोई थ्योरम ऐसा नहीं है। C है क्षेत्रफल AEB और क्षेत्रफल BFC बराबर है, ये है, ये थ्योरम है। क्या थ्योरम है? जैसे अभी हमने आपको बताया था, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस ले करके अगर हम चतुर्भुज बनाएं और ट्रायंगल बनाएं या दो ट्रायंगल्स बना दें, तो पहले ट्रायंगल का क्षेत्रफल दूसरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बराबर होता है, T1 बराबर T2 के। फिर अगर हम ये कहें कि इन ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल जो है, दो पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि बेस सेम है, हाइट भी सेम हो गई दोनों की, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो सेम हो जाएगा। चतुर्भुज जो है क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के साथ क्या रिलेशन था कि क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल होता था ये, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल के क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाता था। इसी थ्योरम का यूज यहाँ पे किया गया है। अगर आप ध्यान दें तो देखिए इसी को हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो कैसे? जो कह रहा है एरिया AEB, तो एरिया AEB की बात अगर कर रहा है तो ये क्षेत्रफल क्या है? ये क्षेत्रफल हाफ ऑफ चतुर्भुज ABCD, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होता है, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है
वो क्वाड्रिलेटरल का आधा होता है, सेम बेस सेम हाइट पे। तो AEB ये है, और जो है ABCD, ABCD ये चतुर्भुज है। अब देखिए ABE का बेस अगर हम AB माने और इस चतुर्भुज का बेस भी AB माने तो बेस सेम हो गया। सेम पैरेलल लाइंस के बीच में चतुर्भुज भी है और त्रिभुज भी है, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच में आपके त्रिभुज बन रहा है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाला चतुर्भुज, बनने वाला त्रिभुज, बेस क्या है, सेम है। तो AEB त्रिभुज का बेस भी AB है और ABCD चतुर्भुज का बेस भी AB हमने ले लिया, तो इसलिए यह हाफ हो गया। सेम वही चीज यहां पे है BFC का क्षेत्रफल जो है, BFC का क्षेत्रफल ये भी हाफ ऑफ ABCD हो जाएगा, हाफ ऑफ चतुर्भुज ABCD ये होगा। कैसे? अगर इस ट्रायंगल को देखिए और इस चतुर्भुज को देखिए, दोनों ही इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, दोनों का सेम बेस अगर हम BC ले लें, ये बेस मान लें, तो इसके बीच में जो लंबवत ऊंचाई है वो H है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, और अगर हम इस पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेस B है और लंबवत ऊंचाई H, बेस इंटू हाइट। तो आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हाफ ऑफ ABCD। तो हाफ ऑफ ABCD ये भी है, हाफ ऑफ ABCD ये भी है, इसलिए दोनों आपस में क्षेत्रफल बराबर होगा, यही चीज आपके दी गई। और चौथा वाला फिर अपने आप चेक करने की जरूरत नहीं, इसके मतलब गलत होगा। ADE कह रहा है, ADE क्षेत्रफल और BEC, तो ADE अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ADE ये क्षेत्रफल हुआ और BEC ये क्षेत्रफल हुआ, ये वाला। तो इसका और इसका क्या रिलेशन है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि E जो है वो वेरिएट कर रही है। E अगर मिड पॉइंट होता तब ये क्षेत्रफल बराबर हो जाता। कैसे? तब हो जाता, नियम क्या लगता कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका, क्योंकि ये मध्य बिंदु हो जाता है तो माध्यिका हो जाती, माध्यिका आधे आधे क्षेत्रफल में विभाजित करती है। अभी तो माध्यिका नहीं कह रहा है, इसलिए ये वाला थ्योरम गलत है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, C वाला हम लोगों का आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, थ्योरम्स लगा लगा के देखना है खाली, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। 3 फॉल्स होंगे, 1 ट्रू होगा, जो ट्रू होगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एंगल BOC 90 डिग्री है, BDC 50 डिग्री है, एंगल AOB का मान निकालना है। पैरेललोग्राम एक बना लें। ABCD ये चतुर्भुज है। ABCD के विकर्ण डायगोनल्स AC और BD, ये दोनों कहां मिल रहे हैं, O में, ऊपर मिल रहे हैं। कह रहा BOC ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो सारे 90 हो गए, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 डिग्री होगा। 90 है। BDC 50 डिग्री है, BDC ये है 50 डिग्री। तो एंगल AOB का मान निकालना है। AOB का मान कितना होगा, तो इस 50 से कोई लेना देना नहीं है। AOB का मान भी क्या हो जाएगा, 90 होगा, क्योंकि अगर BOC 90 दिया है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन पे ये 90 है, तो बाकी बचा क्या हो जाएगा, 90। तो AOB इसमें कोई कैलकुलेशन था ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन घुमा फिरा रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AD व्यास है
और बी सी डी 125 डिग्री है। ए डी बी का माप आपको निकालना है। ए डी जो है वो व्यास है, ए और डी। बी सी डी कहीं पे बनाते हैं, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ए बी सी डी हो गया। ए डी व्यास है, बी सी डी 125 डिग्री, ये 125 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इसको ज्वाइन करने पर ए डी बी ये एंगल निकालना है आपको। देखिए व्यास होने पर ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। व्यास से परिधि पे डाला गया कोण 90 डिग्री होता है। दूसरी चीज ये एंगल आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों कोण क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसलिए आमने सामने के कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो a प्लस सी बराबर 180 की हो जाएगा, b प्लस डी बराबर 180 की हो जाएगा। तो इसलिए अगर 125 ये है, ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। अब 90 ये 55 ये, थीटा आपको निकालना है, तो ए डी बी, तो इसलिए थीटा प्लस 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 के। इसलिए थीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा 35 डिग्री। तो 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था, ए डी बी की वैल्यू। ए डी बी की वैल्यू जो हो जाएगी 35 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 मिलीमीटर और 24 मिलीमीटर है, तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी। देखिए पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी को देख लें। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, इसके विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और द्विभाजित होते हैं, इसलिए ये लेंथ के बराबर हो जाएगी, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी, ये होता है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अब जैसे एक डायगोनल D1 है, दूसरा डायगोनल D2, तो और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल भी निकालना सीख लेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हाफ D1 इंटू D2, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, ये सब हम ऐसे ही थ्योरी आपको बता रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत हमें ए निकालने की है कि ए कितना होगा या किस तरह से निकाला जाएगा। अब देखिए इजी है, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। वो इस तरह से कि ए बी सी डी, ये है, इसका विकर्ण देख लीजिए। पहले विकर्ण जो है 90 डिग्री पर कट कर रहा है, ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है। दो जो विकर्ण है, एक 18 मिलीमीटर का है, एक 24 मिलीमीटर। तो 18 वाला 9-9 में विभक्त हो जाएगा और 24 वाला 12-12 में विभक्त हो जाएगा। इसको 18 है तो 9 मिलीमीटर ये हो गया और 9 मिलीमीटर ये हो गया, और ये 24 है तो 12 मिलीमीटर ये हो गया और 12 मिलीमीटर ये हो गया। ये भुजा ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। किसी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ए का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस 144, जो कि कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और 225 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 15 का,
तो 225 का अगर हम ये करेंगे, रूट लेंगे, 15 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए 9 है, 12 है, तो ये क्या हो गया आपका 15 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और ये सब निकालने की जरूरत है नहीं, ट्रिपलेट आपको पता ही है 9, 12, 15 का बनता है। तो इसलिए जो है आप आसानी से जो है इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 15 मिलीमीटर इसका ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं विकर्ण और कोण असमान हैं। EFGH 4 भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो EFGH है एक समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, ट्रेपीजियम। पहले तो इनकी प्रॉपर्टी देख लें। एक है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सामने वाली भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। बी ऑप्शन, आमने सामने की भुजाएं समानांतर और जो है आपके बराबर भी बराबर हो गई। ए इसका विकर्ण 90 डिग्री पर कट करता है। ये समचतुर्भुज रोम्बस होता है। इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं रोम्बस में। फिर सी क्या है, सी में आयत, इसी पैरेललोग्राम का ही एक रूप है रेक्टेंगल। इन पैरेललोग्राम में जो एंगल है वो स्पेसिफाइड नहीं होता। ये इसके बराबर भी है, ये इसके पैरेलल है, बराबर है, और ये कोण सब क्या है 90 डिग्री है। सारे कोण 90 डिग्री पर होते हैं। और डी वाला ऑप्शन जो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये आपके प्रॉपर्टी होती है। अब ये पूछ रहा है कि ये बनेगा, ये क्या बनेगा, इनमें से क्या चीज प्रूव होती है। ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये जो है आपके प्रूफ किया जाए। तो अब देखिए, पहले हम बनाए ABCD एक चतुर्भुज बनाए, और इसकी जो मध्य बिंदु है और इन सब के भुजाएं, विकर्ण, कोण सब अलग अलग है। कुछ ऐसा डायग्राम बनाए जो कि एकदम अलग अलग डिफरेंट दिखाई पड़े। ए बी सबके एंगल अलग अलग हो गए, सबकी भुजाएं अलग अलग हो गई, कोई किसी के बराबर नहीं, सब अलग अलग। अब AB का मिड पॉइंट EF है, E है, इसका मतलब ये इसके बराबर। BC का मिड पॉइंट F मान लीजिए, ये इसके बराबर हो गया। फिर CD का मध्य बिंदु G मान लीजिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। और AD का मध्य बिंदु H मान लीजिए, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अभी तक ये दिया हुआ है। भुजाएं, विकर्ण, एंगल सब अनइक्वल हैं। EFGH मध्य बिंदु है। अब EFGH होगा क्या, ये निकालना है, चारों में से क्या बनेगा। EFGH अगर हम ज्वाइन कर दें, ये क्या बनेगा, ये आपको निकालना है। क्या कहीं से ये प्रूव हो पा रहा है कि ये चारों भुजाएं बराबर हैं? ऐसा कहीं से प्रूव नहीं हो रहा है। इसलिए पहली चीज ये कि आपका ये बी वाला ऑप्शन गया, समचतुर्भुज तो नहीं होगा। अब बचा ये 3।
इन तीन में अगर हम ये प्रूफ कर दें कि आमने सामने की दोनों भुजाएं समानांतर हैं, तो आंसर या तो ये होगा, और समानांतर अगर नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो समानांतर भुजाएं होती हैं, ये समानांतर नहीं होती। तो इसलिए अगर समानांतर है चारों, मतलब अपोजिट जितनी भी भुजाएं हैं वो सब समानांतर हैं, तो इसके मतलब आंसर या तो ये होगा या ये होगा। तो आते हैं, देखते हैं। अब देखिए कैसे प्रूफ करें। अगर हम AC को ज्वाइन कर दें तो अब देखिए ADC त्रिभुज में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं। मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम लगाएं तो ये मिड पॉइंट है AD का, ये मिड ये है आपके CD का। इसको ज्वाइन करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और लेंथ में आधी हो जाती है। तो अगर इसकी लेंथ हम L मान लें तो ये L/2 हो जाए। यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगा दें। ABC त्रिभुज, AB का मध्य बिंदु E है, BC का मध्य बिंदु F है, दोनों को ज्वाइन करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी और इस लेंथ की आधी हो जाएगी। तो इसके ये भी समानांतर है, इसके ये भी ये समानांतर है, इसके मतलब ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर हो गई, पैरेलल हो गई, और दोनों की लेंथ क्या हो गई, बराबर हो गई। सेम वही कंडीशन होगी इस विकर्ण को ज्वाइन करने पर। उसको ज्वाइन कर, जब ये विकर्ण ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मिड पॉइंट ABD जो त्रिभुज है, इसके AB का मिड पॉइंट E, AD का मिड पॉइंट है, तो इसलिए इस त्रिभुज का ये मिड पॉइंट थ्योरम हम लगाएंगे तो ये भुजा जो होगी इसके समानांतर हो जाएगी, और इसकी लेंथ अगर हम मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए L1 मान लिया, ये L1 मान लिया, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, L1/2। तो BD के समानांतर होगी और इस लेंथ की आधी हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से। BCD त्रिभुज में BC का मध्य बिंदु F है और CD का मध्य बिंदु G है, दोनों को ज्वाइन करने वाली रेखा इस रेखा के समानांतर हो जाएगी, समानांतर हो गई, L1 लेंथ। अब देखिए L1/2 ये भी है, L1/2 ये भी है, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, इसका मतलब ये दोनों भी समानांतर हो गई। तो ये तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं और बराबर है। अब ऑप्शन पे फिर आ जाए, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समानांतर, इसका मतलब डी आंसर भी नहीं है। इन दोनों केसेस में आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, दोनों बराबर भी हैं। दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, फर्क यह है कि आयत में चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और इसमें 90 डिग्री नहीं है। तो हम ये देख लें, अगर 90 डिग्री है तब तो आंसर सी हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एक एक करके एलिमिनेट किया जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक एक चीज को एलिमिनेट करते जाइए। एलिमिनेशन से कौन सा आंसर नहीं होगा उसी से निकलता है कौन सा आंसर होगा। तो अब देखिए क्या ये प्रूव, ये इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, क्या प्रूव हो पा रहा है कि क्या ये 90 डिग्री बनेगा, एंगल कितना होगा। तो एज सच कोई थ्योरम ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि जिससे कि हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्रूफ हो नहीं रहा है, तो क्योंकि 90 डिग्री प्रूव नहीं हो रहा है और ना ही कोई ऐसा थ्योरम है जो कि इसको प्रूव कर सके, इसलिए हम प्रूव नहीं कर सकते 90 डिग्री। और अगर नहीं कर सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आयत है, क्योंकि आयत होने के लिए 90 डिग्री होना मस्ट है। इसका मतलब कि 90 डिग्री हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा थ्योरम नहीं है, इसलिए सी वाला आंसर भी नहीं होगा, तो इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। सी आंसर कट के फिर बचेगा क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी चीजें वहां मौजूद हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी हैं, पैरेलल हैं और बराबर भी हैं, तो ये बराबर भी होंगी, तो इसलिए जो है आपका आंसर पैरेललोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं x और y हैं, असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? देखिए थ्योरम है डायरेक्ट। थ्योरम क्या है? थ्योरम यह है कि जो पैरेलल लाइन है और ये नॉन पैरेलल लाइंस है, नॉन पैरेलल लाइन की अगर हम मिड पॉइंट को ले लें, इसके मिड पॉइंट को ले लें और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये लाइन इन दोनों के समानांतर आती है, पैरेलल आएगी हमेशा। और इसका जो मान होता है, जैसे इसका मान a है, इसकी लेंथ b है, तो इसकी मान इन दोनों के बीच की आएगी, तो a प्लस बी बाई 2 आएगी। तो ये कंस्ट्रक्शन करके देख ली, तो यही थ्योरम होता है। तो थ्योरम क्या है? किसी समलंब चतुर्भुज में, ट्रेपीजियम में, नॉन पैरेलल साइड्स की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, वो पैरेलल लाइन के ज्वाइन करने वाले लाइन के योग का आधा होता है। पैरेलल होती है और आधी होती है। जो मिड पॉइंट थ्योरम में आपने लगाया था ट्रायंगल में, वैसे ही मिड पॉइंट थ्योरम इसमें भी है। तो ट्रेपीजियम का मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, और इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना दिया गया है केवल। अब देखें क्या क्वेश्चन है। करेक्ट समलंब चतुर्भुज, इसकी जो पैरेलल साइड है, समानांतर भुजाएं, वो x और y है। ये पैरेलल एक y है। ये कह रहा है असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट को पकड़ा, इसके मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा ट्रेपीजियम में। और ट्रेपीजियम का मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? का मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि ये लाइन भी इसके समानांतर हो जाएगी और इन दोनों के औसत के बराबर लेंथ की x प्लस वाई प्लस, और यही लंबाई आपको निकालना था। तो थ्योरम डायरेक्ट जो है दे दिया है। तो इसके मतलब ये है कि अगर ये भुजा सपोज कर लीजिए कि 6 सेंटीमीटर है, सपोज कर लिया, और ये भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है, तो जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप देखेंगे 6 प्लस 10 16/2 करेंगे, 8 सेंटीमीटर की ये बनेगी, ये वाली लेंथ। तो यही थ्योरम है, इसलिए थ्योरम के बेस पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन दे दिया गया है। तो सिर्फ थ्योरम आप ध्यान रखिए। थ्योरम क्या कह रहा है? ट्रेपीजियम के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखाएं है, ये जोड़ने वाली रेखा असमान जो नॉन पैरेलल है, उसको जोड़ने वाली जो रेखा है, वो जो है एक तरह से दोनों पैरेलल रेखाओं के योग की आधी होती है लेंथ में, और पैरेलल भी होती है। यही थ्योरम है। उसी थ्योरम पर यह प्रश्न दिया गया है। 14th है, एक वर्ग ABCD R त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। दूसरा वृत्त ABCD के अंतर्गत खींचा गया है तथा वर्ग EFGH दूसरे वृत्त के अंतर्गत है, तो भुजा EF का मान कितना होगा? तो देखिए ये सिर्फ एक बार समझने वाला ही क्वेश्चन होता है, कैसे हम लोग इसको समझते हैं या किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये एक स्टेप में नहीं पढ़ा आपने, एक बार में है, लेकिन इसको हम लोग कई स्टेप में करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होगा। तो अगर हम देखें तो देखिए पहली चीज तो ये कि अगर विकर्ण A है, A है, A है, A है, भुजा अगर है, तो इसका विकर्ण डायगोनल कितना हो जाएगा? √2a, अगर ये स्क्वायर है तो। ये क्लियर है? इसका इस्तेमाल क्योंकि होगा इसलिए हम कह रहे हैं, ये समझ लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABCD R त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। R त्रिज्या है, वहां पे एक वृत्त बनाया गया है। अब इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है? व्यास होगा, डायगोनल। तो अगर R त्रिज्या का है तो इसका मतलब R ये हुआ, R ये हुआ, ये A है, ये A है। तो अब इसकी भुजा अगर हम निकालना चाहें A लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √2a। √2a बराबर किसके हो जाएगा? 2r के। √2a 2r के बराबर है। तो इसलिए इस कंडीशन से हम क्या करेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि √2a इक्वल्स टू 2r के, या आप कहेंगे a बराबर √2 को नीचे आइए, कैंसिल कर दीजिए,
तो r बाय रूट 2 ये आ गया, a की वैल्यू r के पदों में। अब देखिए कह रहा है r त्रिज्या का एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है, दूसरा वृत्त ABCD के अंतर्गत खींचा गया है। तो अब ABCD ये था, तो दूसरा वृत्त ABCD के अंदर खींचा गया है, ABCD इसके अंदर खींचा गया है। और ABCD की भुजा कितनी थी? A थी, ये A है, ये A है, ये A है, ये है। तो अब ये क्या है, इसका अगर आप व्यास निकालेंगे, डायमीटर, इसका त्रिज्या 2r1 मान लीजिए, तो 2r1 a के बराबर है, तो 2r1 a के बराबर है। और a की वैल्यू r के पदों में आप निकाल चुके हैं, कितनी है? r बाय रूट 2। तो r1 बराबर क्या हो जाएगा? तो r के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं अभी, तो फिर समझ लीजिए a की वैल्यू कितनी निकली? r बाय रूट 2 निकली। इसमें क्या है, ये इसके अंदर सर्कल बनाना था, तो हमने अंदर ना बना करके बल्कि इसको हमने बाहर निकाल लिया है, स्क्वायर को बाहर निकाल के इसके अंदर। ये सब देखिए हम करके आपको दिखा रहे हैं, सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थ्योरम है, ये थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस ABCD के अंदर एक वृत्त बनाया गया, और ये वृत्त की त्रिज्या हमने 2r1 मान लिया है, तो व्यास कितना हो जाएगा? दैट इज 2r1। और 2r1 किसके बराबर होगा? a के बराबर। a निकाल चुके हैं, यहां रख दें, तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, r2 रूट 2 हो जाएगी, तो ये r1 हो गई। इस त्रिज्या, ये दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब ये कह रहा है EFGH इस दूसरे वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है। अब इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है EFGH, तो अब इस वृत्त में EFGH बनाया गया है, तो EFGH ये बनाया गया है। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, इसकी भुजा को अगर हम B मान लें, इसको B मान लें, तो ये रूट 2B हो जाएगा। और इसका व्यास आप देख ही रहे हैं कितना है, इसका व्यास है 2r1। तो रूट 2b किसके बराबर हो जाएगा? 2r1 के, और EF का मान आपको निकालना है, दैट इज b की वैल्यू निकालना था r के पदों में। तो इसलिए रूट 2b जो इसका व्यास है, अगर ये b है, ये b है, तो ये रूट 2b हो गया। और ये व्यास है, व्यास आपने कितना माना है? 2r1 माना है, 2r1 के बराबर कर दिए, बराबर कर दें, तो आप देखिए रूट 2b को अगर हम के बराबर कर दें, 2r1 बाय रूट 2, और r1 की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, r1 की जगह r के पदों में वैल्यू दी गई है, इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2 इंटू r अपॉन 2 रूट 2, ये हो गया। अब आप देखेंगे यहां पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू r बाय 2 निकल आएगा। ये है आपका क्वेश्चन। एक सर्कल है, उसके अंदर एक वर्ग है, वर्ग के अंदर सर्कल बनाया गया, सर्कल के अंदर फिर वर्ग बनाया गया, वर्ग के अंदर फिर सर्कल बनाया गया, ये है क्रम। और लास्ट वाला जो आपके वर्ग बन रहा है उसी की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो अभी हम इसी को थ्योरम के फॉर्म में आपके कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको देख लें, फिर से देखिए एक बार। पहले तो वर्ग के केस में हमने आपको बताया अगर a ये है तो रूट 2a ये होता है। कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, इस और जो एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया, वृत्त की त्रिज्या r है, ये दिया हुआ है, तो r त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया, तो r त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है।
तो जब हम इसको बनाएंगे, अगर इसकी भुजा हम ए मान रहे हैं तो ये √2a हो गया डायगोनल इसका, √2a किसके बराबर हो जाएगा, 2r के। √2a को 2r के बराबर हमने रखा है, तो √2a जो है आपके इसके बराबर है, एक मिनट, ये हो गया गड़बड़, √2r हो जाएगा, ये हो जाएगा √2r के बराबर हो गया a। अब इस वर्ग में ABCD में एक वृत्त, एक सर्कल फिर बनाया जा रहा है, तो ABCD की a लेंथ आ चुकी है जो कि √2r है, तो ये a की लेंथ √2r है, और ये जो वृत्त अंदर बनाया गया है उसकी हमने त्रिज्या क्या मान लिया है, 2r1। तो 2r1 बराबर a के, और a कितना निकला है, √2r के, तो यहां पे इसको √2r कर दीजिए, तो √2r, तो r1 की मान जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, r/√2, ये आ गया। 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 से कैंसिल होकर के इतना आ जाएगा। इसके मतलब अब ये वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, पहले वाले r के रेस्पेक्ट में r/√2 है। अब देखिए इस वृत्त में अब एक और वर्ग बनाया गया जिसको कहा जा रहा है EFGH, एक वर्ग बनाया गया, इसकी भुजा को हमने b मान लिया, ये b, ये b, ये b, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, √2b, तो √2b बराबर 2r1 के है, तो इसकी त्रिज्या हमने r1 मानी है, 2r1 ये व्यास है, इसकी व्यास जो है 2r1 हुआ, जो कि विकर्ण के बराबर √2b के बराबर होगा, तो √2b बराबर 2r1 के, और r1 की जगह क्या रख सकते हैं, r/√2, r1 की जगह रख सकते हैं r/√2, √2 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, ये r वैल्यू हो जाएगी। थ्योरम क्या है अब समझ लीजिए, b की वैल्यू r के बराबर, इसके मतलब जो त्रिज्या स्टार्ट की थी वही त्रिज्या फिर आ जाती है। तो थ्योरम क्या करता है, ये सब करके हमने इसलिए दिखाया कि आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन क्या है वो बता दें और क्या जो है आपको करना है वो बता दें। देखिए इसको पहले हटा दें, आइए थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, इसके अंदर एक हमने वर्ग बनाया, वर्ग के अंदर फिर एक वृत्त बनाया, वृत्त के अंदर फिर एक वर्ग बनाया, ये है क्वेश्चन। ये है A B C D और ये है E F G H। अगर एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाया जाए, वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाए, वृत्त के अंदर फिर वर्ग बनाया जाए, तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है कि बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या अंदर वाले वर्ग की भुजा के बराबर हो जाती है। थ्योरम क्या कहेगा, एक वृत्त के अंदर अगर हम वर्ग बनाए, वर्ग के अंदर फिर वृत्त बनाए, वृत्त के अंदर फिर वर्ग बनाए, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या अंदर वाले वर्ग की भुजा के बराबर हो जाती है। और यही पूछ रहा है कि अंदर वाला जो वर्ग है EFGH में EF का मान कितना है, तो EF का मान कितना होगा जो बाहर वाले वृत्त का है। कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरम बताना है। थ्योरम क्या है, थ्योरम समझ लीजिए। थ्योरम ये कहता है कि किसी वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाए, वर्ग के अंदर फिर वृत्त बनाया जाए, वृत्त के अंदर फिर वर्ग बनाया जाए, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या अंदर वाले वर्ग की भुजा के बराबर हो जाती है। तो बस इतना जो है थ्योरम है, जैसे जो बाहर की त्रिज्या है वही EFGH, इसका मतलब ये R, ये R, ये R और ये R हो जाएगी, ये सारी भुजाएं R हो जाएंगी। फिर समझ लीजिए, ये है एक वर्ग बनाया वृत्त के अंदर, फिर एक इसके अंदर वृत्त बनाया, फिर इसके अंदर एक वर्ग बना दिया,
तो बाहर वाले वृत्त की अगर त्रिज्या r है, वृत्त के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर वर्ग, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या अंदर वाले वर्ग की भुजा के बराबर हो जाती है। तो अंदर वाली सारे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, कुछ ना सॉल्व करना है ना कुछ करना है, सीधे सीधे कह रहा है एक वर्ग है एबीसीडी, आर त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है, दूसरा वृत्त एबीसीडी के अंदर खींचा गया है तथा वर्ग ईएफजीएच दूसरे वृत्त के अंदर खींचा गया है। तो भुजा ईएफ किसकी है, अंदर वाले वर्ग की भुजा, ईएफ का मान कितना होगा, आर के बराबर होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, थ्योरम है डायरेक्ट कि अगर किसी वृत्त के अंदर वर्ग बना जाए, वर्ग के अंदर वृत्त बना जाए, वृत्त के अंदर फिर वर्ग बना जाए, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या अंदर वाले वर्ग की भुजा के बराबर होती है। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आर है, तो बाहर वाले वर्ग की भुजा पूछ रहा है तो वो भी आर होगी। तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, बाकी हमने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया।